हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया को और ज़्यादा वुमेन जजेस चाहिए। कहाँ पे चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। ठीक है। और ये सिलेबस किसका है? जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए, जुडिशरी के लिए। इसका माइक्रो टॉपिक क्या हो सकता है? जुडिशरी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में आते हैं, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली मेंस में आते हैं। यूपीएससी मेंस 2020 का एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, 20 का। सेकंड, मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। तो ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इज सिकल सेल। ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एक तरह का डिजीज है, और डिजीज है तो आप इसको सोशल जस्टिस में मान सकते हो, जीएस पेपर 3 में भी मान सकते हो, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन मान सकते हो। उसके अलावा मॉडल आंसर्स जो पुराने डीसी हैं उनमें जो भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, और नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो वट एवर यू लर्न टूडे, वट एवर न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी यू लर्न टूडे, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा जज चाहिए। कहाँ चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में और ज़्यादा जज, वुमेन जज क्यों चाहिए? क्योंकि विमेन जज सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है ना। सिर्फ एक ही विमेन जज है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 हैं सुप्रीम कोर्ट के। 34 में जस्ट वन विमेन जज। तो इतना खराब कंडीशन है। अगर हम सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो की बात करें तो दैट इज सो पुअर इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो ये आर्टिकल इस पूरे जो इशू है इसको एनालाइज करता है। द एडिटोरियल डिस्कसेस द जेंडर इम्बैलेंस इन द सुप्रीम कोर्ट विथ ओनली वन जस्टिस, बी वी नगरथना, करेंटली द सोल वुमेन ऑन द बेंच। बी वी नगरथना, ये नाम भी याद रखना, हो सकता है आगे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। इट हाईलाइट्स द नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, ये कीवर्ड है इंस्टीट्यूशनलाइज। ये इंस्टीट्यूशनलाइज कीवर्ड हर जगह यूज किया जा सकता है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मतलब अभी ये है कि चलो किसी का भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो बस एक ही वुमेन जज दिख रही है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाने का मतलब क्या होता है कि इसको कुछ रिजर्वेशन देके, कुछ कुछ फॉर्मूले से वुमेन जज का इंक्लूजन जो है वो ज़्यादा हो, है ना। हायरिंग के टाइम में कुछ कुछ फॉर्मूला लगा दिया जाए, कुछ इंस्टीट्यूशन का फॉर्म दे दिया जाए। जैसे कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिल चुका है। कहाँ मिल चुका है? जब वो एमपी बनेंगी, एमएलए बनेंगी, आने वाले टाइम पे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहाँ पे चाहिए, जुडिशरी में चाहिए, खासकर हायर जुडिशरी में बहुत ज़्यादा चाहिए। इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू बिल्ड इंक्लूसिविटी। इससे क्या आएगा? इंक्लूसिविटी, वुमेन भी इंक्लूड होंगी, पब्लिक ट्रस्ट ज़्यादा होगा, और ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी होगा। वुमेन है ही नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी थोड़ा सा कम है। द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया इन अगस्त एंड द सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ। अब देखो, एक जस्टिस का रिटायरमेंट हो गया, दो नए जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। विपुल पंचोली एंड आलोक आराधे, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा दोनों मेल है, एक भी वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। हैज वंस अगेन ड्रॉन अटेंशन टू द परसिस्टेंस जेंडर इम्बैलेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है? जेंडर इम्बैलेंस। At present, Justice B.V. Nagarthana is the only woman among a full strength of 34 judges, raising critical question about the process and criteria of judicial appointment. तो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका क्या प्रोसेस है, उनका क्या क्राइटेरिया है, इस पे सीधे सीधे सीरियस क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ऐसा प्रोसेस है कि वुमेन जज चुन के ही नहीं आ रही है। जस्टिस बी नगरथना का जो है वो आगे जाके सीजीआई भी बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी। आप सोचो, हम लोग 47 के बाद से आज़ाद हुए, तब से लेके, है ना, 80 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे हमारे, जब 2027 में बीवी नगरथना पहली बार क्या बनेंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रही होंगी। तो पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रही होंगी। सोचो, जस्टिस बीवी नगरथना, तो ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी। वो भी बहुत कम टाइम के लिए होंगी, सितंबर अक्टूबर, 36 डेज के लिए होंगी बस। क्योंकि ये जब बनेंगी उसके बाद 36 डेज के बाद ये 65 ईयर्स की हो जाएंगी, और 65 ईयर में इनका रिटायरमेंट भी हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, वो
उसका रिटायरमेंट का टेन्योर क्या होता है, और साथ साथ में एक हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका रिटायरमेंट का एज क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट का एज तो मैंने बता ही दिया आपको। हाई कोर्ट का जज कब रिटायर हो सकता है हाई कोर्ट से, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन। Since its establishment in 1950, Supreme Court has had only 11 women judges. सिर्फ अभी तक सिर्फ 11 women जज ही रहे हैं, ठीक है। Constituting roughly 3.8% of the 287 judges appointed to till date. 3.8% ही रही हैं। Out of 11 women, only 5 reached collegium. 11 वुमेन में सिर्फ 5 ही कोलिजियम तक जा पाए। कोलिजियम मतलब ऊपर के टॉप जो 4 पोस्ट हैं उसमें आप बोल सकते हो कि कोलिजियम पोस्ट नहीं, 4 सीनियर मोस्ट जज। 3 पार्टिसिपेटेड इन अपॉइंटमेंट। फर्स्ट वुमेन जज जस्टिस फातिमा बीबी 1989 में बनी। सोचो 50 में हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है, 1989 में फर्स्ट वुमेन जज बनती हैं। ओनली जस्टिस फातिमा बीबी रिप्रेजेंटेड अ माइनॉरिटी फेथ। सिर्फ एक जस्टिस फातिमा बीबी ही हैं जो विमेन ही भी हैं और साथ में माइनॉरिटी भी हैं। नो SC/ST वुमेन जज वाज एवर अपॉइंटेड। कोई भी SC/ST वुमेन जज अभी तक अपॉइंट नहीं हुई है। तो ये सब जो है रिप्रेजेंटेशन का इशू है, ये सब जो है इंक्लूजन का इशू है, ये सब जो है ये दिखाता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंच। अब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्यों? पहले तो यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आएंगी। विमेन जज ब्रिंग इनसाइट शेप्ड बाय देयर लिव्ड रियलिटीज। लिव्ड रियलिटीज, जो भी रियलिटीज वो देख रही हैं, जी रही हैं, उसके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस, सोशल बायसनेस, वर्क प्लेस का डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, वो यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आ पाएंगी। जेंडर इश्यूज़ के लिए और ज़्यादा सेंसिटिविटी लेके आ पाएंगी, है ना, या अप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी लेके आ पाएंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। केसेस इन्वॉल्विंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफर अंडरस्टूड इन अ मोर नुआंस वे लीडिंग टू जजमेंट दैट बेटर रिफ्लेक्ट ग्राउंड रियलिटीज। जैसे विशाखा गाइडलाइंस आया 1997 में, जिसके बाद वर्क प्लेस पे कैसे सेफ्टी इंश्योर करनी है उस पे गवर्नमेंट ने बाद में एक्ट बनाया। स्ट्रेंथनिंग द सुप्रीम कोर्ट मोरल अथॉरिटी ऑन जेंडर इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट खुद भी जेंडर इक्वालिटी पे काम कर पाएगा अगर और वुमेन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो पाए। द कोर्ट हैज़ डिलीवर लैंडमार्क जजमेंट ऑन वुमेन राइट्स। वुमेन के राइट्स में शायरा बानो केस था, ट्रिपल तलाक, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटाया गया। नौतेज सिंह जौहर केस था LGBT राइट को लेके। बाय अपॉइंटिंग मोर वुमेन जजेस द सुप्रीम कोर्ट इनहेंसेस इट्स क्रेडिबिलिटी एज चैंपियन ऑफ जेंडर जस्टिस। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन के और क्या होगा? जुडिशियल प्रेसिडेंट कोर्ट्स इटसेल्फ हैज मैंडेटेड 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बार एसोसिएशन इलेक्शन। बार एसोसिएशन, बार मतलब यहाँ लॉयर्स का बार है ना, वहाँ पे 30% वुमेन होने चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए, बट नो सच रूल फॉर इट्स ओन अपॉइंटमेंट। अगर ये सच रूल उनके लिए भी होता उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोल सकते थे, या बार एसोसिएशन के लिए जो रिजर्वेशन है आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोल सकते हो। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट कब होगा? जब और ज़्यादा सोशल और जेंडर डाइवर्सिटी लेके आएगा। फिलहाल जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईली क्वेश्चनड है। इतना ज़्यादा क्वेश्चनड है कि 2 बार मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, वो कोलिजियम सिस्टम से जैसे अपॉइंटमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। तो चलिए कोलिजियम सिस्टम के बारे में समझते हैं। कोलिजियम सिस्टम मतलब जो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये 5 जज मिलके कोलिजियम सिस्टम बनते हैं। कोलिजियम सिस्टम, और ये क्या करते हैं? नए जजेस को चुनने का काम है ना, हैंड पिक करने का काम भी बोल सकते हो, यही लोग करते हैं, ठीक है। नए जज जो भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी लॉयर्स या हाई कोर्ट के जज क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होते हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, उनमें से यही जज लोग, ये कोलिजियम मिलके नए जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब कोलिजियम बहुत सीक्रेटली अपॉइंटमेंट करता है। सीक्रेटली मतलब किसको अपॉइंटमेंट किया, क्यों किया, इसका कोई वो ग्राउंड नहीं बताता, कोई क्लैरिटी नहीं देता है, कोई क्राइटेरिया नहीं देता है। किसके किसके नाम कंसिडर किए गए थे, किन किसको सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करने का बेसिस क्या था, ये कुछ नहीं बताता। हाँ, जिनके नाम कंसिडर किए जा रहे हैं, जिनको सेलेक्ट किया जा रहा है, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट सिर्फ वही कर रहे हैं क्या, और कोई उनको बाकी लोगों पे क्यों तरजीह दी जा रही है, ये सब नहीं बताते। इनकंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंसी। कोलिजियम रेजोल्यूशन ब्रीफली मेड पब्लिक इन 2017 अंडर CJI दीपक मिश्रा
बट नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज। देखो जब 2017 का एक ऐसा टाइम था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, उनके अगेंस्ट में जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे वो पब्लिक में आ गए थे, वो मीडिया में आके बयानबाजी देने लगे कि जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो ठीक नहीं हो रहा है। सोचो ऐसी चीजें होने लग गई थी। रीजनल एंड कास्ट फैक्टर कंसीडर करना, जेंडर इज इग्नोर्ड एज अ फॉर्मल कैटेगरी, वायलेशन ऑफ मेरिट क्लेम, रिसेंट अपॉइंटमेंट स्किप्ड सीनियर वुमेन हाई कोर्ट जज डिस्पाइट सीनियोरिटी बीइंग साइटेड इन द पास्ट एज अ हर्डल। तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट में सीनियर वुमेन को, सीनियर हाई कोर्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट में उनको तरजीह नहीं दी गई, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि वो सीनियर थी। पास्ट में ऐसा भी बोला गया कि सीनियोरिटी की वजह से उनको नहीं लाया गया कि सीनियर नहीं थी, अभी सीनियर होने के बाद भी नहीं लाया गया, तो इसलिए कई बार इनका सीक्रेसी जो है वो वैसे काम कर जाता है। ठीक है, अब कोलिजियम सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया। कोलिजियम सिस्टम एक पूरा सिस्टम है जिसमें जो जजेस के अपॉइंटमेंट भी करता है, ट्रांसफर भी करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस इसमें होते हैं, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो चीफ जस्टिस के बाद हायरार्की में आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम को एक तरह से बर्डन बोल दिया जाता है। कोलिजियम सिस्टम को ये बोल दिया जाता है कि खुद ही ये जज लोग जो हैं अपने ही जान पहचान के लोगों को और ज़्यादा इंक्लूड करते जाते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो क्या ये सिस्टम बदलना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 है, 124 मेंशन करता है इफेक्टिव कंसल्टेशन, कि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट मतलब साइन तो प्रेसिडेंट को ही करना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर किसी को अपॉइंट करना है एज ए जज, तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे एज ए जज, तो उसके लिए इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए सीजीआई का। कंसल्टेशन, कंसल्ट कर लो, सीजीआई से पूछ लो कौन आएगा फिर ले लो। कंकरेंस नहीं चाहिए। कंकरेंस मतलब जो सीजीआई बोले उसी को लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ऐसा ही जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद गया 1988 में, 1981 में पहली बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरी बार में 1993 में वापस ये मामला गया, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखो आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन लिखा है, बट इसका मतलब कंकरेंसी है, मतलब जो भी सीजीआई बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को, है ना। द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब सीजीआई जिसको बोलेंगे कि अगला जज होगा, उसी को प्रेसिडेंट जो होंगे अगला जज अपॉइंट करेंगे। बाद में ये मामला फिर भी क्लियर नहीं हुआ, फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वापस यही बात बोली गई, है ना। यहाँ पे बोल दिया गया सीजीआई के अलावा 2 जज और चाहिए कोलिजियम में। यहाँ पे बोल दिया गया सीजीआई के अलावा 4 जज और चाहिए कोलिजियम में। नंबर ऑफ जजेज और ज़्यादा रहेंगे तो नेपोटिज्म वगैरह कम होगा। ठीक है, लास्ट फोर्थ जज केस। अब थर्ड जज केस जब हो चुका था तो गवर्नमेंट ने एक काम किया। गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया, जिसको हम एनजेएसी बोलते हैं, एनजेएसी। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ठीक है, बोला कि देखो हम तो कर ही रहे हैं ना, हमारा कोलिजियम है, हम अपॉइंटमेंट कर ही रहे हैं, तुम कौन होते हो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने वाले। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट सीजीआई लोग भी रहे हैं वो कोलिजियम सिस्टम को बहुत डिफेंड करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग कोलिजियम सिस्टम अच्छा है। बट जो हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, धनखड़ साहब, वो कोलिजियम सिस्टम का बहुत बुराई करते थे। तो ये रहा पूरा कोलिजियम सिस्टम का डिबेट। अब वापस वुमेन रिप्रेजेंटेटिव पे आते हैं। फैक्टर्स बिहाइंड लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन जुडिशरी। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी में कम क्यों है? पहला रीजन तो आप पैट्रियार्की को ही जी भर के दोष दे सकते हो कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी में ही वुमेन कम दिखती हैं अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, तो जुडिशरी में भी कम दिख रही हैं, लॉ कम कर रही हैं। लॉ के अगर लॉ एजुकेशन ले भी लिया तो लॉ की आगे जो अपना उनका प्रोफेशन है उसको कैरी आउट कम कर रही हैं। ठीक है, ग्लास सीलिंग इन हाई कोर्ट। ग्लास सीलिंग मतलब होता है, सीलिंग मतलब क्या होता है? छत। ग्लास सीलिंग मतलब चलो ऊपर दिख तो रहा है बट ऊपर जा नहीं पाएंगे। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 14.2% ऑफ हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाती हैं। कुछ हाई कोर्ट तो ऐसे हैं जहाँ कोई वुमेन जज ही नहीं है, पटना, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जहाँ कोई भी वुमेन जज है ही नहीं। फैक्टर्स बिहाइंड लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन जुडिशरी। कॉमन जस्टिफिकेशन, लैक ऑफ एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स, लैक ऑफ सीनियरिटी और वुमेन्स अनविलिंगनेस। लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन जुडिशरी का क्या फैक्टर है? कॉमन जस्टिफिकेशन, लैक ऑफ एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट। कॉमन जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है कि वुमेन जो है कम एलिजिबल है,
सीनियरिटी कम है और वुमेन का अल मीनिंगलेस है। वुमेन फेस हायर स्क्रूटनी देन मेन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में वो मेन से ज़्यादा स्क्रूटनी से होके गुजरती हैं। बहुत सारे स्टेट ने रिजर्वेशन पॉलिसी भी लगाया है, खासकर लोअर जुडिशरी में लगाया है, जो कि हायर जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सबका ऐसा मानना है, ठीक है। लोअर जुडिशरी में सब में रिजर्वेशन है। और मेजर्स क्या लेने चाहिए एज पर द रिकमेंडेशन गिवन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द जुडिशरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके एनवी रमन्ना साहब 50% बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होना चाहिए जुडिशरी में। लॉ कमीशन क्या बोलती है, वुमेन और माइनॉरिटीज़ को और ज़्यादा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी भी जेंडर डाइवर्सिटी की बात करता था। इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम बोलें, कनाडा और यूके में 40-50% जजेस हैं, तो हर जगह तो जजेस की संख्या जो है, विमेन जजेस की संख्या अच्छी है। और रिकमेंडेशन भी ऐसे हैं, तो रिकमेंडेशन ऐसे हैं तो आगे ये जो जेंडर इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, इसको दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को खुद इंस्टीट्यूशनलाइज क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, जिससे हर सिर्फ जेंडर के लिए नहीं बट कास्ट, रिलीजन, रीजन, हर तरह से जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सकें। मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप, 32 बिट चिप मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया मतलब इंडिया में बना हुआ, नाम है विक्रम 32, विक्रम नाम है 32 बिट का, है ना। 32 बिट का ये क्या है, चिप है। अब ये चिप जो होते हैं, ये चिप कहाँ यूज होते हैं, चिप मोबाइल्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, चिप कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, चिप उसके अलावा आपके कार्स में यूज होते हैं, हर जगह ये चिप्स यूज हो रहे होते हैं। तो ऐसा एक चिप मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप इंडिया में अभी दिखाया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज प्रेजेंटेड पीएम विथ मोमेंटो कंटेनिंग द फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड प्रोसेसर। विक्रम 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड प्रोसेसर, लॉन्च व्हीकल में इसको यूज किया जा सकता है, विक्रम 3201। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, अगले साल प्रीलिम्स में हो सकता है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर्स, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर, स्पेस ग्रेड, डेवलप्ड बाई VSSC इसरो विद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। डिजाइन डेवलप इसरो ने किया है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने बनाया है। इट इज़ एन एडवांस रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द अर्लियर 16 बिट विक्रम। पहले 16 बिट था, अभी 32 बिट है, डबल है। माइक्रो प्रोसेसर जो 2009 में आया था। यूज कहाँ होगा, स्पेस फ्लाइट्स में इसका यूज किया जा सकता है, स्पेस फ्लाइट्स में, ठीक है। 32 बिट आर्किटेक्चर, प्रोसेस डेटा इन 32 बिट चंक्स, सपोर्ट्स डेसिमल अर्थमेटिक, है ना। तो ये ज़्यादा स्पीडी वे में और ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा को प्रोसेस कर पाएगा 16 बिट के कंपेरिजन में। Built to withstand extreme space condition, manage large memory and execute complex instruction for satellite and space launch vehicle। Space launch vehicle के लिए, satellites के लिए ज़्यादा अच्छा ज़्यादा लार्ज मेमोरी को ये मैनेज कर पाएगा। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर अनवील्ड एट सेमीकॉन इंडिया 2025 समिट एज अ सिंबल ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस की तरह इसको देख सकते हो। Validated in space during PSLV C60 via POEM4 experiment। पॉलिसी सपोर्ट क्या है, डेवलप्ड अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया है। 32 बिट चिप क्या होता है, 32 बिट चिप रेफर्स टू अ माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, माइक्रो मतलब छोटा, where the CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन प्रोसेस 32 बिट्स ऑफ डेटा एट वंस। देखो ये 0 1 1 0 ऐसे करके जो जितने बिट्स लिखोगे, ऐसे 32 बिट्स डेटा को एक साथ प्रोसेस कर पाने को 32 बिट चिप बोलते हैं, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, मेमोरी कैपेसिटी, रिलायबिलिटी ये बेटर होगा। 64 बिट का ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा होगा, बट अभी ये 32 बिट बना है। एप्लीकेशन ऑफ विक्रम 32 बिट चिप, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एवियोनिक सिस्टम इन रॉकेट में यूज़ किया जा सकेगा, सैटेलाइट को हैंडल करने में, डेटा प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में। खासकर इंडिया का जो नाविक सैटेलाइट है जो कि इंडिजिनस जीपीएस नेविगेशन देते हैं, उस इंडिजिनस है ना, जीपीएस जैसे यूएस का है वैसे ही नाविक इंडिया का है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूज, मिसाइल्स में, रडार्स में, ड्रोन्स में, अग्नि 5 गाइडेड मिसाइल सिस्टम की एकदम जाके टारगेट पे ही लगे। Application of Vikram 32 bit chip, academic and research prototype, IIT NIT prototype can be tested in a smaller project like nano satellite।
IIT बॉम्बे प्रथम सैटेलाइट, यूज्ड इंपोर्टेड चिप्स, फ्यूचर स्टूडेंट प्रोजेक्ट कैन यूज इंडियन मेड प्रोसेसर, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सिविलियन यूज विद स्केलेबिलिटी, स्पिन-ऑफ्स पॉसिबल इन ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पॉसिबल है? स्पिन-ऑफ्स, IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, टेलीकॉम सेक्टर, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज जो है पॉसिबल है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM जिसको बोलते हैं, उसको कब लॉन्च किया गया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2021 में। पर्पस क्या था? सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करना, चिप के डिजाइन से लेके, चिप के फैब्रिकेशन से लेके, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिस्प्ले, सब कुछ इंडिया में कर पाना, ये जो था इसका पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, रिसीव्स एंड इवेलुएट्स एप्लीकेशन फॉर स्कीम्स अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड इंगेज विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में डिटेल्स है। की कंपोनेंट ऑफ द मिशन, सेमीकंडक्टर फैब्स स्कीम, फिजिकल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेटर प्लांट इन इंडिया। इस मिशन का की कंपोनेंट क्या था? फिजिकल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट, है ना। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पे सेटअप हो? इंडिया में। डिस्प्ले फैब स्कीम, इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग LCD, इंडिया में LCD मैन्युफैक्चर हो। एमोलेड डिस्प्ले, ये एमोलेड डिस्प्ले LCD सब आजकल आपके मोबाइल स्क्रीन में जो लगते हैं वो सारी चीज़ें। कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना अच्छा डिजाइन होगा उस हिसाब से कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जागी रोड आसाम में भी सेमीकंडक्टर मिशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टॉपिक नंबर 3, सिकल सेल। अब सिकल आप देखे हो, सिकल ऐसा होता है, सिकल कुछ है ना। तो सिकल सेल जो होता है आपके बॉडी का, सेल सिकल के साइज का हो जाना, सिकल जैसा हो जाना, सिकल के शेप का हो जाना, नॉट साइज बट शेप का हो जाना, उसको हम सिकल सेल बोलते हैं। और सिकल सेल क्या है? एक तरह से अनीमिया है। अनीमिया एक डिजीज है, डिजीज है ना। द एडिटोरियल डिस्कसेस द रिकॉग्निशन ऑफ सिकल सेल डिजीज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइन। द बैटल फॉर डिसएबिलिटी जस्टिस की बात हम सिकल सेल में करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज वाले जो पर्सन है उनके क्या राइट्स हैं, और राइट्स के रिगार्डिंग 2016 में एक्ट पास होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है कि उनका डिग्निटी को, इक्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा और उनको कैसे और ज़्यादा इंक्लूड किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के कन्वेंशन के रिगार्डिंग। However, the revised guidelines issued in March to assess the disability status of individual with sickle cell disease highlight the persistent tension between intent and implementation. ये highlight करता है persistent tension को intent और implementation के बीच में। While recognition of SCD under the Act represent progress, exclusion of such condition from 4% reservation and employment reservation and the rigid certification process अंडरमाइन द लॉज ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। मतलब इसके कहने का मतलब है एक्सक्लूजन ऑफ सच कंडीशन, ठीक है। सच कंडीशन जो है, सच कंडीशन मतलब सिकल सेल डिजीज, ठीक है ना। सिकल सेल डिजीज वाले लोग का जो एक्सक्लूजन था 4% रिजर्वेशन कैटेगरी में, वो दिखाता है कि लॉ का ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जो है वो फुल्ली यूटिलाइज इन लोगों के लिए नहीं हो रहा था। लेकिन मार्च 2024 में गाइडलाइंस रिवाइज हुए टू एसेस द डिसेबिलिटी स्टेटस, कि जो सिकल सेल वाले लोग हैं उनका डिसेबिलिटी स्टेटस को और ज़्यादा क्या किया जाए, असेसमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंटेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में टेंशन बनी हुई है। अब देखो नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो होते हैं, नॉर्मल रेड ब्लड सेल, ठीक है, मैं आपको लेजर से दिखाता हूँ। नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसे दिखते हैं आपको, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसे दिखते हैं। सिकल सेल्स ऐसे दिखते हैं, सिकल के साइज के दिखते हैं। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ऐसे दिखती है। सिकल सेल इम्पीड ब्लड फ्लो को ये कम करता है। ब्लड फ्लो को ये सिकल सेल जो होगा वो कम करेगा। ऐसे लोग में ब्लड का एनीमिया जनरली हो जाता है। सिकल सेल डिसऑर्डर क्यों होता है? इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है, अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए जेनेटिक म्यूटेशन that causes red blood cell to assume a sickle or crescent shape rather than a normal round shape. Normal round shape नहीं होके sickle cell हो जाता है।
Abnormality in RBC result in increased rigidity, impairing their ability to circulate effectively throughout the body. What is sickle cell disease? Genetic blood disorder affecting red blood cell. Red blood cell becomes sickle cell shaped instead of round and flexible. ये है सिकल सेल. इसमें क्या होता है? क्रोनिक अनीमिया, सीवियर पेन, ऑर्गन डैमेज, ठीक है, लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो जाता है. कौन अफेक्ट होता है? ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में काफी ज्यादा अफेक्टेड है. करंट स्टेटस एंड सिम्टम क्या है सिकल सेल डिजीज का? इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिकल सेल डेथ बर्थ्स. नाइजीरिया में ज्यादा है, कॉन्गो में, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा दिखाई दे रहा है. ठीक है. रीजनल स्टडीज इंडिकेट दैट एस्टिमेटेड 15,000 to 20,000 25,000 बेबी विथ SCD आर बॉर्न इन इंडिया. इंडिया में एनुअली इतने लोग बॉर्न होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज बर्थ अकर इन ट्राइबल कम्युनिटीज. बहुत सारे ऐसे बर्थ जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी में ज्यादा होते हैं. तो ये हाईलाइट करता है ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी को भी. सिकल सेल डिजीज का सिम्टम क्या है? कैन वेरी बट सम कॉमन सिस्टम आर. कुछ कॉमन सिस्टम क्या है? क्रोनिक अनीमिया. क्रोनिक अनीमिया जिससे फटीग होता है, वीकनेस होता है, पेलनेस होता है. पेनफुल एपिसोड ऑल्सो नोन एज सिकल सेल क्राइसिस कॉज सडन एंड इंटेंस पेन इन द बोन, चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स. बोन्स में, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स एंड लेग में क्या होता है? इंटेंस पेन भी होता है. ग्रोथ एंड प्यूबर्टी क्या होती है? डिलेड हो जाती है. नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया था जिसका एम क्या था? सिकल सेल डिजीज का केयर को बढ़ाना. ठीक है. ऐसे ऐसे पेशेंट्स को और ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू उनको और ज़्यादा स्क्रीनिंग कराना. टारगेटिंग कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न बाई 2047 तक पब्लिक हेल्थ कंसर्न से सिकल सेल डिजीज खत्म हो जाए, उसको टारगेट करना. अंडर द सिकल सेल अनीमिया मिशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज डेवलपिंग जीन एडिटिंग थेरेपीज फॉर स्टडी. ये क्या कर रहा है? जीन एडिटिंग थेरेपीज को, यहाँ पे जीन को कैसे एडिट किया जाए और जीन को एडिट करके सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जाए, इस पे काम चल रहा है. ठीक है. नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन प्रोग्रेस सो फार प्रोग्रेस 3.37 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग किया गया. ठीक है. स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट किया गया कि सिकल सेल है कि नहीं है. सिकल सेल नेगेटिव 3.22 करोड़ लोगों में आया. सिकल सेल ट्रेट्स मिले 9.75 लाख लोगों में और सिकल सेल डिजीज कंफर्म पाया गया 1.4 लाख लोग में. कंफर्मेशन अंडर प्रोसेस कितना है? ऑलमोस्ट 4 लाख का है. ये आपका PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक तरह से पूरा डेटा देती है, वो आपको बता रही है. राइट टू फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक्ट के बारे में, जिसमें डिसेबिलिटी पहले 7 था, बाद में 21 कर दिया गया. इस साल के मेंस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है. आप डायरेक्टली इसको ध्यान से देखिए. ठीक है. इंक्लूडिंग न्यू कैटेगरीज लाइक सेरेब्रल पैल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम. एसिड अटैक विक्टिम को भी किस में रख दिया गया है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज में रख दिया गया है. ठीक है. 7 to 21 बढ़ा दिया गया था. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18. मतलब उनका 12th क्लास तक राइट टू फ्री एजुकेशन इनहेंस कर दिया गया है. हायर एजुकेशन में भी 5% का रिजर्वेशन इनहेंस कर दिया गया है. ठीक है. तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज बढ़ना है ना. एज पढ़ना उनका एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में 5% उनका रिजर्वेशन होना, ये सब इंश्योर किया गया. और गवर्नमेंट जॉब में 4%. चैरिटी बेस्ड वर्सेस राइट बेस्ड. पहले क्या था? एक चैरिटी बेस्ड अप्रोच था, अब एक राइट बेस्ड अप्रोच है. राइट टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी, कंट्रोल देयर फाइनेंशियल एफर्ट्स, एक्सेस टू फाइनेंशियल क्रेडिट, ये सारा जो राइट्स है इनको ग्रांट किया गया. जॉब रिजर्वेशन 4%, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लीगल रिड्रेसल, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाना, है ना. तो लोगों को एम्पावर करने का काम किया गया, ऑटोनोमस करने का काम किया गया, ये PW एक्ट 2016 के बाद से. सर्टिफिकेशन में क्या बैरियर्स हैं? सर्टिफिकेशन इज द गेटवे टू मोस्ट इंटाइटलमेंट्स अंडर द RPWD एक्ट. However, obtaining a disability certificate for SCD patient is fraught with difficulties. बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी. डायग्नोसिस रिक्वायर्स कंफर्मेटरी टेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और accredited laboratories followed by evaluation by a district medical authority. The scoring system assigns points based on complications such as neurological impact or degree of pain. The mechanistic approach often excludes individuals whose disability manifests episodically or whose symptoms are primarily invisible. Socio-economic consequence. Children with SCD often miss school due to hospitalization.
चिल्ड्रेन जिनका एसिडी है, सिकल सेल डिजीज है, वो हॉस्पिटलाइजेशन में की वजह से स्कूल्स बहुत ज़्यादा मिस होते रहते हैं, उनका जो एजुकेशन है डिसरप्ट होता है, करियर डिसरप्ट होता है। डिस्पाइट दिस द डिनायल ऑफ जॉब रिजर्वेशन अंडर द RPW एक्ट डिप्राइव्स देम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेबल लाइवलीहुड। इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती स्टेबल लाइवलीहुड के लिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन होता है। While income tax deduction and enhanced pension scheme exist for person with certified disabilities, many SCD patients remain unable to access them due to restrictive scoring and certification hurdles. This perpetuates a cycle of vulnerability. ये cycle of vulnerability को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। If one parent has sickle cell disease plus sickle cell trait, then there is a 50% chance of each child having SCD and 50% chance of trait. ठीक है, कोई भी चाइल्ड नॉर्मल नहीं होगा और दोनों पेरेंट का ऐसा हाल रहता है तो, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सिकल सेल डिजीज को RPWD एक्ट, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन्स राइट एक्ट है उनके अंदर उनको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट कंक्रीट राइट्स एंड प्रोटेक्शन इट बिकम्स एन एम्प्टी प्रॉमिस। तो अगर उनको राइट एंड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो प्रॉमिस क्या हो रहा है, एम्प्टी प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। उनको भी जॉब कोटास मिलने चाहिए, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन वगैरह मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ये आप कंक्लूजन में सोच सकते हो। लास्ट DCA के क्वेश्चन के बाद क्या थे, अर्बन नॉइज पोल्यूशन के ऊपर था, जिसपे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर था, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ SCO के ऊपर था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था। इसमें आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मैप ड्रॉ नहीं किया है आंसर्स में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। आज के क्वेश्चन आपके लिए सीधे सीधे सिकल सेल डिजीज पेशेंट के ऊपर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए वुमेन इन हायर जुडिशरी के ऊपर रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हैं तो 100% प्रैक्टिस कीजिए, नहीं दे रहे हैं तो भी आप कोशिश करिए कि इन आंसर्स को आप लिखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।